नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस। आज अर्जुना की एक नई मुहिम सफलता के समरनावा की पहली कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस पहली कड़ी में जो महान व्यक्तित्व के धनी हम आपके सामने उपलब्ध हो रहे हैं वो है दोस्तों दीपक पटेल सर। दीपक पटेल सर, आपको बता दिया जाए कि हमारे शक्ति जिला से हैं, छत्तीसगढ़ के, और शुरू से ही बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी में से रहे हैं। जैसा मैं इनका डिटेल देख पा रहा था तो ये अपने 90% के साथ इन्होंने 10+12 कंप्लीट किया है। साथ साथ ये IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं, तो IIT गुवाहाटी पहुँचे मतलब अपने आप में बहुत टैलेंटेड होंगे। तो दीपक जी को उस प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी होने के कारण वरा अर्जुना की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दीपक पटेल जी के बारे में आपको बता दिया जाए कि इससे पहले दीपक पटेल जी हाल ही में इन्होंने ACF के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और इससे पहले भी ये एक पद पर विराजमान हो चुके हैं जिस पर करंटली वर्किंग कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो है दोस्तों आपके ITI प्रिंसिपल के पद पर। तो इस तरीके से ही दोस्तों इस इंट्रोड्यूस के साथ अब हम कुछ क्वेश्चन दीपक पटेल जी से पूछेंगे जिसमें उनके एक्सपीरियंस अनुभव आप सबके काम आ सके, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा ऐसा डाउट रहता है कि सर हम बताइए ना हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है। ये सारे क्वेश्चन खुद जो उस पद पर विराजमान हैं, जो खुद ये सब प्रोसीजर से निकले हुए हैं, सर आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर एक प्रोसीजर में निपुण हैं। तो आइए उनके ही राय हम आपसे सामने समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दीपक पटेल जी, सबसे पहले आप अपने अनुभव शब्द और बता दीजिए, कुछ मुझसे छूट गया हो तो। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और अर्जुना क्लासेस का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और इस पहली कड़ी में मुझे अपना पहला कैंडिडेट बनाया। और सर, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपना जो स्कूलिंग है वह जवाहर नवोदय विद्यालय जांजगीर चांपा से किया है। उसके बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वह IIT गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद सर मैंने अपना जो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति मेरा जो स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन, मैंने सबसे पहले UPSC का प्रिपरेशन किया और लास्ट टाइम मैंने अपना मेंस का भी एग्ज़ाम दिया है UPSC में। और इसके साथ ही साथ मैंने CGPSC में भी लास्ट टाइम इंटरव्यू तक मैं अप्रोच किया था, मैंने पहुंचा था। और हाल ही में ITI प्रिंसिपल में भी मेरा चयन हुआ और मैं ITI कुआकोंडा में प्रचारक पद पर पदस्थ हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ पंच सेवा में मेरा ACF के तौर पे अभी चयन हुआ है सर। तो ये मेरे बारे में ब्रीफ डिटेल है सर। तो जैसा कि आप सर देखिए, सर की जो अचीवमेंट्स हैं उसकी लड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। इतने सारे अचीवमेंट्स इनके जीवन में हैं क्योंकि अपने आप में UPSC के मेंस तक पहुंचे हुए हैं, CGPSC के इंटरव्यू तक पहुंचे और आज पदस्थ है ITI प्रिंसिपल के पद पर। और उसके बाद फिर कंटिन्यू ACF के एग्जाम को निकाल लिए हैं और फिर अभी भी आपको बता दीजिए कि सिर्फ सर अभी भी अध्ययनरत हैं और अभी भी UPSC की ओर इनका रुझान है। तो इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी सर अगर फिर भी तैयारी की ओर हैं, इसी क्रम में और आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने के लिए पहला क्वेश्चन मैं आप सबके सामने रखता हूँ, आप सबके प्रतिनिधि के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन सर आपके सामने कि आपके इस मुकाम तक पहुंचने के सफ़र में बारे में कुछ बताइए बच्चों को कि कैसे आपके मन में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के विचार आया, क्या कठिनाइयां आई और कैसे आपने यह विद्यार्थी से अधिकारी तक का पद का सफ़र तय किया। सर, गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो मेरा रुझान था बचपन से ही आ गया था, क्योंकि मेरे जो पूरी फैमिली है गवर्नमेंट जॉब्स में ही कार्यरत है। मेरे पापा हैं, जो मेरे फादर हैं, और जो मेरे भैया, मेरे चाचा, सभी गवर्नमेंट टीचर्स हैं और उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली इस फील्ड में आने के लिए। और इसके बाद सर मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें काम का दायरा बहुत अधिक है, आप पूरे स्टेट लेवल पे काम कर सकते हैं और इसमें एक पावर होता है जिससे आप एक समाज में और सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब में मेरा रुझान आगे बढ़ा। और सर ये सफलता मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली। मैं 2017 से जब मैं स्टार्ट किया प्रिपरेशन UPSC का, तो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स मुझे कोई भी एग्जाम्स मेरे क्लियर नहीं हुआ। मैंने IES का भी एग्जाम दिया, UPSC का भी एग्जाम्स दिया और गेट में भी मेरे नंबर्स थे उतने स्कोरिंग नहीं थे। और उस समय PSC का भी मैंने एग्जाम्स दिया। तो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स मुझे काफ़ी असफलताएं ही मिली, बट ये अलग बात है कि उसके 1 साल बाद मुझे 4 एग्जाम्स निकालने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। तो जैसा कि दीपक पटेल सर ने बताया, आप सबके लिए बहुत बड़ी सीख है दोस्तों कि आज बच्चे आते हैं, दीपक जी आप सबको ही पता होगा और आपको ही पता होगा कि बच्चे आते हैं 1 से 2 साल पढ़ते हैं, उसी 1 से 2 साल में सोचते हैं मुझे मेरा रिजल्ट हो जाए, मेरा एग्जाम निकल जाए, और जब वैसा नहीं होता तो बहुत ही मोराल उनका डाउन हो जाता है। तो दीपक जी की इस जीवनी से आप सीख सकते हैं दोस्तों कि कैसे लगातार 4 सालों तक इतने टैलेंटेड स्टूडेंट जिनके ऊपर समाज का भी प्रेशर है, फैमिली का भी प्रेशर है, एक तरीके से मेंटल प्रेशर है। कैसा प्रेशर सर? क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि पूरे परिवार में सब इनके सरकारी पद पर विराजमान है,
सब के सब सरकारी जॉब में आपके सर्विस दे रहे हैं अपनी अपनी। तो वैसे के कैंडिडेट जो इतने प्रतिभावान हो, जो 90% के साथ ग्रेजुएशन स्कूलिंग कंप्लीट करे, 87% के साथ IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट हो, उनको जब 4 साल की तैयारी के बाद भी जॉब नहीं लगा, फिर भी वो मेंटल स्टेट को झेलते हुए, उस मोराल को झेलते हुए, अपने फैमिली प्रेशर, सामाजिक प्रेशर, हर तरीके को प्रेशर को हैंडल करते हुए उसके बाद 4 साल बाद तक कंटिन्यू जूझे रहे, लड़ते रहे और आखिर जाकर के उन्होंने उसके बाद लगातार 4 एग्जाम निकाले। तो इससे आपको खुद भी सीखना चाहिए कि कैसे हमको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इसी तरीके से कि बच्चे जब इस 4 साल के दौरान तैयारी करते हैं तो उनका कैसे मोटिवेशन डाउन होता है, कैसे उससे ओवरकम होना है, तो इसी की ओर हम अगला क्वेश्चन आप सबके सामने रखेंगे कुछ समय पश्चात। तो सर अगला क्वेश्चन पहले, मगर उस मोटिवेशन से पहले बच्चों के सामने एक और हम रख लेते हैं कि आप जब अध्ययन कर रहे थे सर, तो आपकी क्या रणनीति रहती थी एग्जाम को लेकर के, किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी की ओर रुझान अपना बनाते थे, कैसे प्लानिंग करते थे कि एग्जाम की मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने दिन मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ने का सही तरीका है। तो आप थोड़ी अपनी रणनीति जो है वो भावी पीढ़ियों के लिए थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए। सर जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको बॉम्बे पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, उसके लिए आपके पास टिकट होना चाहिए। सिमिलरली सर, आप कोई एग्जाम्स निकालना चाहते हैं तो टिकट के तौर पे आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और उसी लेवल पे पढ़ाई करें। आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी एग्जाम्स में, आपको बस उस लेवल पे प्रिपेयर करना है जिस लेवल पे वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सिलेबस को देखिए किसी भी एग्जाम्स का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उसके डीप एनालिसिस कीजिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैंने जब ACF का जो एग्जाम्स था तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स थे, हर एक क्वेश्चंस को मैंने इतनी बारीकी से देखा था। मैंने वहां तक भी ये पता किया था कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, NCERT के कौन से पेज से, कौन से टॉपिक से आए हैं। तो मैंने इतनी डीप में क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था सर। और उसके बाद सर, आपको जो हर एक सब्जेक्ट्स जो आपके जो सिलेबस में है, हर एक सब्जेक्ट्स पे कोई स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़िए और जितना कम हो सके, जितना कम बुक्स को यूज करना है उतना कम बुक को यूज कीजिए और उसको बार बार पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोरोली कवर कीजिए। हर एक क्वेश्चंस आपको थोरोली कवर होना चाहिए सर। और साथ ही साथ आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के लास्ट मोमेंट में 1 दिन 2 दिन पहले आपको पूरे के पूरे जो साल भर की जो स्टडी है वह आप 1-2 दिन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा सर, आप एग्जाम्स में आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो मेरा यही प्रिपरेशन था सर कि मैं हर जगह पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डीप फोकस करता था। उसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को यूज किया, मिनिमम स्टैंडर्ड बुक्स को, और साथ ही साथ उसके बाद मैंने सर नोट्स बनाए और प्रॉपर्ली रिवाइज किया। जितना हो सके मैंने रिवाइज किया। लास्ट के 1 घंटे पहले भी एग्जाम्स के मैं प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाता था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सर। तो जैसा कि सर ने अपना अनुभव साझा किया, तो दोस्तों से 3 की पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छे से उसमें नोटिस करने लायक है, जो आपको भी ध्यान देना चाहिए। कि पहला की पॉइंट ये था सर का कि रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, इन द सेंस एनालाइज करना, एनालिसिस करना कि आप किस एग्जाम में उतरने वाले हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, किस सेक्शन से आ रहे हैं, किस पुस्तक से आ रहे हैं, किस जगह पे आ रहे हैं। आप आजकल के ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं दीपक सर, कि बच्चे आते हैं कोचिंग संस्थान, पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी से चले जाते हैं, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ भी एनालिसिस नहीं करते। जैसे आपने किया कि क्वेश्चंस किस सेक्शन से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस पुस्तक से आ रहे हैं, उसके चारों ऑप्शंस का एनालिसिस नहीं किया। तो जैसे सर के बताए हुए बिंदु से आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले जिस भी एग्जाम में आपको उतरना है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज कीजिए कि भाई किस पुस्तक से, किस टॉपिक से आ रहे हैं, प्रॉपर आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में आपको और किन टॉपिक पे फोकस करना है। सर के पहले की पॉइंट ये थे कि आपको पढ़ाई से ज़्यादा समय, शुरुआती समय सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने में, उसका एनालाइज करने में, एनालिसिस करने में आपको देना चाहिए। सेकंड की पॉइंट है सर का कि पुस्तक मटेरियल कम से कम यूज़ कीजिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ में सर अधिकांश आप भी देखे होंगे कि हमारे यहाँ बच्चे एक कोचिंग की पुस्तक पढ़ते हैं, फिर उसी टॉपिक के लिए दूसरे कोचिंग की पुस्तक खरीदते हैं, फिर तीसरे टॉपिक उनको लगता है मैं पुस्तक खत्म कर लिया तो तीसरा पढ़ूंगा, चौथा पढ़ूंगा, इस तरह से बहुत सारे अपने पास बर्डन बना लेते हैं। तो सर का जो की पॉइंट था कि पुस्तक जो है स्टैंडर्ड पुस्तक को यूज कीजिए और उसी पुस्तक को बार बार रिवीजन कीजिए। जो उनका तीसरा की पॉइंट था इसी से जुड़ा हुआ मटेरियल से ही। कि सेकंड की पॉइंट कि कम से कम पुस्तक रखिए, कम से कम मटेरियल रखिए, और थर्ड की पॉइंट कि उसी का रिवीजन बार बार कीजिए। बार बार नए पुस्तक खरीदने से अच्छा है कि आप बार बार उसी से टॉपिक को रिवीजन करें। और थर्ड की पॉइंट में जो रिवीजन, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर निभाता है अपना रिटर्न नोट्स, कि आप खुद का एक नोट्स बनाइए जिसको आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में मदद मिलता है। और लास्ट टाइम तक रिवीजन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका भी आंसर सर ने दिया कि अगर आप लास्ट टाइम तक रिवीजन करते हैं तो आप सिली मिस्टेक्स से बच सकते हैं।
जो एग्जाम में कुछ चीज़ आपको लगे कि पढ़ा है मगर आप सी की जगह डी मारते हैं, डी की जगह सी मारते हैं, उस सिली मिस्टेक से भी आप बचेंगे और जैसे ही माइनस मार्किंग आपका कम होगा तो आपका पॉजिटिव मार्किंग बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम दीपक सर से और एक क्वेश्चन आप सबके सामने रखते हैं। दीपक सर, आप बताएंगे कि बच्चों में से द्वंद्व रहता है कि सर आप बता दें कि सर हमको एक ही पुस्तक से पढ़ना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, मगर बच्चों को ये नहीं पता था पुस्तक से हमको थ्योरी को कैसे पढ़ना है। आप बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे थ्योरी को पढ़ने की क्या रणनीति होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने की क्या रणनीति होती है, वो भी आप बच्चों से साझा करें। सर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। और थ्योरी क्या है कि आपको एक बैकग्राउंड देता है किसी भी टॉपिक्स पे, और उसके बाद आपको थ्योरी का ही जो एनालिसिस या फिर उस टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। तो पहले जब आप थ्योरी पढ़िए और थ्योरी को पढ़ते समय आप जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद सर आप बार बार एक ही थ्योरी को बार बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स में आपको कहीं पे आपको कुछ एरियाज हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको अगर नहीं बन पाते हैं तो वापस से उस ऑब्जेक्टिव्स के जो थ्योरी है वहां पे जाइए। तो इससे क्या होगा सर कि आप जो ऑब्जेक्टिव्स में जहां पे गलती कर रहे हैं, कुछ थ्योरी सेक्शंस जो आप भूल गए हैं या फिर आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है, उसको ऑब्जेक्टिव्स ये आपको एक मौका देता है कि आप जाके वापस से थ्योरी को पढ़िए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, थ्योरी पहले पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव कीजिए, फिर आप थ्योरी पढ़िए जहां पे आप गलती कर रहे हैं। तो ये सर दोनों एक साथ चलते रहना चाहिए सर। जी, तो जैसा कि सर ने बताया आप सबको समझ में आया कि अल्टीमेटली एक सर ने लास्ट में एक वर्ड यूज किया साइक्लिक प्रोसेस। दोस्तों हाँ, थ्योरी एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक गोल वृत्त के समान है जिसके ऊपरी छोर पर आपका थ्योरी है और निचले छोर पर दोस्तों आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने दूसरी थ्योरी से जुड़े हुए आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। बच्चे इसी का गलती ये करते हैं कि पढ़ते एक टॉपिक का थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव दूसरे टॉपिक का भी सॉल्व करने लग जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब बच्चे एक टॉपिक पढ़ें और दूसरे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने लगते हैं तो उनका मोरल कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि मेरे पढ़े हुए थ्योरी से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है और जिस चीज़ की आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी के ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आप फोकस कीजिए। तो सर ने साइक्लिक प्रोसेस जो बताया है इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर जब ऑब्जेक्टिव जो नहीं बन रहा उस टॉपिक का, उसको फिर जाके थ्योरी से रिलेट करके देखिए कि थ्योरी में कौन सा सेक्शन था जो मुझसे बार बार स्केप हो जा रहा है, जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, अरे या इस थ्योरी से इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, उस नएपन को भी आप अपने में अडॉप्ट कीजिए। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक जो सर ने बताया कि आपकी थ्योरी ऑब्जेक्टिव पढ़ने का सही तरीका आप सीख जाएंगे, साथ ही साथ जब थ्योरी पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव में डाउट फिर थ्योरी जाएंगे, तो दोनों रिवीजन होगा दोस्तों पढ़ने के इस प्रोसेस में ही। तो आपके एक सिक्के के दो पहलू, सर ने कहा वैसे एक तीर से दो निशाना भी है। तो इसके लिए आप सबको उधर सर का धन्यवाद देना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए ये जितनी सलाह है आपकी कितनी फ्रूटफुल है। अब अगले क्वेश्चन की हम ओर चलेंगे। सर क्या विद्यार्थी जीवन में, जब आप विद्यार्थी की तरह सर्व कर रहे थे और जैसा आपने अपनी स्टोरी बताई आपके सफ़रनामा में कि 4 साल के अथक परिश्रम के बाद आपका एग्जाम निकला, तो जैसे 4 साल जब आप भिड़े रहे तो आपके फैमिली में सबके सब सरकारी पद पर विराजमान हैं, आप उस IITian है खुद अपने आप में, और सर आप अच्छे परसेंटेज के साथ अपने अपने स्कूलिंग कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो इसी और मैं जानना चाहूँगा सर जब 4 साल आप तैयारी किए तो क्या उस बीच में आपका कोई मोटिवेशन डाउन हुआ, आपका मोरल डाउन हुआ, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, आपका मेंटल स्टेट कभी डाउन हुआ, आप भी कभी इन चीज़ों से ग्रसित हुए, और अगर ग्रसित हुए तो कैसे उससे ओवरकम करना चाहिए, इसमें आपको किन चीज़ों ने मदद किया, ये सब चीज़ आप थोड़ा बच्चों के सामने रखिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपना मोटिवेशन अप करें, हमारा मोरल डाउन उसको कैसे हम मेंटेन करें। थोड़ा इस पर आप अपने प्रकाश डालिए। सर इसके पहले मैं एक लाइन्स कुछ बोलना चाहूंगा। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सर हमेशा से मुझे अपने आप पे बिलीव था, सेल्फ बिलीव था। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले भी एग्जाम्स निकाले थे, नवोदय के एग्जाम्स निकाले थे, जेईई के एग्जाम्स निकाले थे, तो अपने आप पे मुझे हमेशा बिलीव था। मुझे बस एक मौके की तलाश थी, जब भी मेरा कॉन्फिडेंस वापस से गेन होगा तो मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ। तो ये था सर मेरा एक पॉइंट। बट सेकेंड पॉइंट ये था सर कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस किया। मैंने कभी भी मैं जैसे कि रनिंग करता हूँ सर, और वर्कआउट भी करता हूँ, और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करता हूँ। तो इन जो हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं मेंटेन रखता हूँ। साथ ही साथ सर मैं अपने हॉबीज जो है, गिटार को भी मैं अपना जो जर्नी में साथ में लेके चलता हूँ। इससे मुझे स्ट्रेस रिलीफ करने में मदद मिलती है और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस गेन करने में हेल्प मिलती है सर। साथ ही साथ सर जो भी इतने पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक स्वामी विवेकानंद हो गए या फिर APJ अब्दुल कलाम सर हो गए, इन सब की जो जर्नी है, इन सब का जो बायोग्राफीज को भी कभी कभी मैं पढ़ते रहता हूँ। इससे सर एक मोटिवेशन मिलता है कि जब वो इतना महान महान काम कर सकते हैं तो हम एक छोटे से एग्जाम्स क्यों नहीं निकाल सकते। तो ये मेरा माइंडसेट था सर, और गॉड के ब्लेसिंग से और सभी के ब्लेसिंग से फाइनली मेरे रिजल्ट्स निकलते गए सर।
तो दीपक जी ने जो बात की उस पर फिर मैं कुछ की पॉइंट्स पे आपके सामने रखूंगा, ताकि दोस्तों आपको पॉइंट जो है आपके आत्मसात हो जाए आपको। उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है जो दीपक सर ने बताया कि मैं सर एक फिजिकल लाइफ बैलेंस लेकर के चलता हूँ। मैं सर आपका रनिंग करता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो इससे आपको क्या समझना है दोस्तों, बार बार ये कहा जाता है, इसके इसी तहत में दोस्त सर आपको बता दें कि अर्जुना भी हर साल आपके योग दिवस के दिन 21 जून को फ्री जितने भी बच्चे हैं सबके लिए योग सेमिनार कंडक्ट कराता है, जो हम प्रोफेशनल हमारे योग टीचर आते हैं वो योगा सिखाते हैं। तो उस मुहिम से हम लोगों ने सभी लोगों को जुड़ने के लिए मुहिम दी भी थी और सभी बच्चों को इनवाइट किए भी थे, चाहे किसी भी संस्थान के हो, हमने सबके लिए ओपन रखा था। और वहाँ फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह के भी हमने इंतजाम किए थे। तो उस दिन भी इसी चीज़ को हमने कोट किया था। राज सर की बातों से भी आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये प्रैक्टिकली सत्य है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग पनपता है, स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आप ऐसे जो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ बैठ के पढ़ रहा हूँ 24-24 घंटे पढ़ूंगा, मेरा शरीर बिगड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, बॉटल चढ़ जाए और इस तरीके से मैं अनबैलेंस्ड हो जाऊँ, उसका बाद मेरा सिलेक्शन तय है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिए। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल, कई बच्चे इस तरीके से पढ़ाई की और एग्जाम के समय पर वो इतने बीमार पड़ गए, इतने कमजोर हो गए कि एग्जाम देते टाइम ही बेहोश हो गए, एग्जाम देने से पहले ही उनका तबीयत खराब हो गया। तो एक हेल्दी लाइफ बैलेंस लेके आपको चलना है। और सर की इस मुहिम से आपको ये अपने अंदर भी आपके साथ करना है कि अपने इस रूटीन में, डेली रूटीन में आपको भी योग, व्यायाम, मेडिसिन को जोड़ लेना है। आपने जीवन में आप आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, मगर छोटी छोटी परिवर्तन बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे परिवर्तनों का रिजल्ट, परिणाम ही दोस्तों आपको आमूल चूल परिवर्तन के रूप में दिखेगा। तो सबसे पहले आप स्वस्थ शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को सर की तरह भी स्वस्थ रखने में ध्यान दीजिए। सेकंड बिंदु जो सर ने कहा कि सर जो मेरी हॉबीज़ है, जैसे मैं गिटार बजाता हूँ उसको अपने साथ लेके चलता हूँ, स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत मदद मिलती है। तो आपको बता देते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। आपकी जो भी हॉबी है जिससे आपको आनंद एहसास होता है, तो जब भी आप किसी, जैसे सर को गिटार बजाते हैं तो उनको आनंद एहसास होता है, वो बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसमें महसूस करते हैं। तो आपकी हॉबी चाहे जो भी हो, खेलना कूदना, पेंटिंग, हॉबी, संगीत, म्यूजिक, जो भी हॉबी है आपका, बुक पढ़ना, जो भी आपकी हॉबी है, उस हॉबी को दोस्तों अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। उस हॉबी को डेली रूटीन में से हर डे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीकली पढ़िए, वीकली नहीं कर पा रहे हैं तो सर आपने मंथली कीजिए, मगर उसको डेली अपने शेड्यूल का एक हिस्सा बनाइए कि मेरे जीवन में हाँ इसका अस्तित्व तो है, उसका अस्तित्व सुनिश्चित करना आपका काम है। इससे होता यह है कि जब कोई आनंद, जिससे आपको आनंद प्राप्त होता हो, जिसको आप हॉबी कहते हैं, तो जब आनंद में डूबते हैं दोस्तों तो आपके दिमाग से बहुत सारे अलग अलग हार्मोन होते हैं, तो जो उसी में से आपको डोपामाइन जो होता है वो श्रावण होता है और आपको आनंद का अनुभव कराता है, जो कि स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है। तो सिर्फ आपके सोचने की बात नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें भी हैं और उसका फायदा आपके सामने है कि खुद सर ने इतने दौरान पर, जब 4 साल के दौरान पर एग्जाम नहीं निकले, तब भी अपने किस तरीके से मोरल मोटिवेशन जो डाउन होते भी थे, इवन कहीं होंगे भी, तो उसको कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे उससे बाहर निकल करके आखिर इस मुहिम तक पहुँचे हैं। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। चलिए सर, एक और क्वेश्चन बच्चों के लिए हम रख लेते हैं कि सर हाल ही के वर्षों में देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में कि पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ में वैकेंसी के नाम पर पे नीलबट्टे सन्नाटा जैसा केस चल रहा है। तो ऐसे में जैसे आप बताया कि मैं यूपीएससी पे प्रिपेयर करता था, फिर सीजीपीएससी का भी एग्जाम मैंने दिया और आपके आईएएस का भी आपने एग्जाम दिया, आईएएस के भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों में सर ये बहुत ज़्यादा मानसिकता रहती है कि केवल छत्तीसगढ़ के पीएससी और व्यापम एग्जाम के भरोसे ही बच्चे बैठे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे भी जो 3-3, 4-4 साल सब सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हुए हैं। तो इसकी और आपका क्या सलाह है सर कि क्या बच्चों को सिर्फ स्टेट पीएससी, स्टेट व्यापम की ओर ध्यान रखना चाहिए या केंद्र स्तर की परीक्षाओं की ओर भी उनका रुझान होना चाहिए? आपकी इस सलाह में आप क्या रखना चाहेंगे सर के बच्चों के सामने? सर जैसे कि हम पढ़ते थे बचपन में कि कुएं का मेंढक को केवल जो ऊपर दिखता है वही उसका आसमान हो जाता है, जब वो लेकिन बाहर की दुनिया में जब जाता है तो उसका इतना बड़ा आसमान दिख नहीं पाता है। तो यही चीजें यहाँ पे भी लागू हो सकती हैं कि हमें जो सीजी के बच्चे हैं वो अगर ऑल इंडिया लेवल पे अगर एग्जाम्स फाइट करेंगे तो वो उनका स्तर भी बढ़ेगा और उनका जो लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर जो बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स दे सकते हैं वो जरूर दें। इससे क्या होगा सर, उनका जो कॉन्सेप्ट यूपीएससी के जैसे एग्जाम्स में उनके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से डेवलप होंगे और सीजीपीएससी उनके लिए बहुत आसानी से निकल सकता है। दूसरा ये सर कि जो सीजीपीएससी में कुछ अनियमितताएं आती हैं, जैसे कि आपने खुद बताया, इवन सीजीपीएससी में भी एसीएफ एग्जाम्स 3 साल बाद निकले हैं रिजल्ट्स, तो बहुत सारे जो लीगल केसेस चलते रहते हैं, तो उन सब से भी हमें कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। यूपीएससी और ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं बहुत स्मूथली और बहुत यूनिफॉर्मली हर साल होते हैं, कंडक्ट होते हैं। इससे क्या है कि एक बच्चा जो है वो ट्रैक पे बना रहता है। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हर किसी जो बच्चा है वो सेंट्रल लेवल के कुछ एग्जाम्स को जरूर दे जो उसके फील्ड से बिलोंग करते हैं, बट ये भी नहीं करे कि पूरा का पूरा उनका फोकस चेंज हो जाए। बिल्कुल भी आप इतने एग्जाम्स ना दें जिससे आपका पूरा का पूरा फोकस ही चेंज हो जाए, बट आप इतने एग्जाम जरूर दें जिससे आपको एक अच्छा सा बैलेंस बन सके आपका एग्जाम्स में। जी सर। तो जैसा कि सर ने बताया, आप सबको इस बात पे फिर ध्यान देना होगा। उसी में कुछ बातें मैं अपनी जोड़ दूंगा आप सबके सामने।
कि आप कभी भी लक्ष्य ऐसा रखिए, पहली बात है लक्ष्य बहुत रखिए नहीं बोला है सर ने, ये बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बहुत रखिए नहीं, लक्ष्य ऐसा रखिए जो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के जो भी निर्धारित सिलेबस है उस सिलेबस आपस में मैच करता हो, सबसे बेसिक क्राइटेरिया। जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी इंडियन हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ में भी इंडियन हिस्ट्री है, वहाँ इंडियन पॉलिटी है, यहाँ भी इंडियन पॉलिटी है, वहाँ भी आपका भी भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, पर्यावरण है, यहाँ भी सब चीज़ें, वहाँ मैथ्स है, यहाँ भी मैथ्स, वहाँ रीजनिंग है, यहाँ रीजनिंग। तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो सर ने बोला उनका कहने का मतलब है कि मतलब आप ऐसे किसी न किसी सेंट्रल एग्जाम पे फोकस जरूर कीजिए जिसका सिलेबस या सिलेबस का एक्सटेंडेड वर्जन आप केंद्र स्तर पर देखते हैं। और जब आप केंद्र स्तर के उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी करेंगे तो उसके अनुरूप जब आप अपनी समझ डेवलप करेंगे तो आपका भी स्तर ऊंचा होगा। आप भी जब उस स्तर की परीक्षा में बैठेंगे, शुरुआती स्तर में शायद आप पहले एग्जाम दे तो आपको बोलेंगे कि मेरे से तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहे क्वेश्चन। जैसे अधिकांश बच्चों के सामने समस्या आती है कि यूपीएससी के क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं। तो यही तो फायदा है, जब आप बार बार उस चीज़ की ओर रुझान अपना रखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो जब उस स्तर के क्वेश्चन को दोस्तों आप समझ लेंगे तो दोस्तों आप छत्तीसगढ़ के स्तर के क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे आपको बताया सर, छोटा सा एग्जाम्पल है दीपक जी, आप सबके बात में थोड़ा इंक्लूड करूंगा कि अगर हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेते हैं तो हमको अपने छत्तीसगढ़ का कोई छोटा सा पहाड़ चढ़ने में दुविधा नहीं होगी, हम आसानी से चढ़ लेंगे, है ना। अगर आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो कभी 1 किलोमीटर दौड़ना आपके लिए दुविधा का बात नहीं होगा। बस वैसे ही है कि आप किसी बड़े स्तर के एग्जाम के लिए उसके कॉन्सेप्ट, उसके सिलेबस के ऊपर अपनी कॉन्सेप्ट, अपनी जो समझ है विकसित करते हैं, तो उससे छोटे स्तर के एग्जाम्स है या उससे मध्यम स्तर के एग्जाम है उनमें आपको दुविधा नहीं होने वाली है, उसमें आप अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये प्रैक्टिसिंग या दोस्तों रेगुलरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते हैं, जैसे मतलब रेगुलरिटी की केंद्र स्तर के एग्जाम की सबसे सुंदर बात है कि उनमें एक रेगुलरिटी बना रहता है, एक क्रमबद्धता है, एक लयबद्धता है। यूपीएससी एग्जाम हर साल एक फ्री टाइम पर, फिक्स टाइम पर आपका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा। इससे होता क्या है दोस्तों, बच्चों में उनकी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, वो एक समझिए आप लोड बहुत पॉजिटिव लोड कि हाँ अरे प्री की तैयारी करना है मुझे, मेंस की तैयारी करना है, तो एक रेगुलरिटी बनी रहती है बच्चों के ऊपर। एक मेंटल पॉजिटिव प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे कंटिन्यूटी अपनी रखनी है पढ़ाई में क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब भी ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में खासकर कि जब एग्जाम 3 साल 4 साल नहीं हो रहे हैं, आपको एग्जाम दी उसका रिजल्ट 3 4 साल अटक गया है, तो उसके भरोसे नहीं बैठना है। आप किसी भी उस सिलेबस से मैच करने वाले जो रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं आपके स्टेट में हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे तो केंद्र स्तर के एग्जाम पे फोकस कीजिए, उनकी तैयारी में अपना रुझान बढ़ाइए। इससे आपको अन्यथा और अंतिमतः कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त होगा। जैसे कि सर को खुद लाभ प्राप्त हुआ कि यहाँ पर दोस्तों आज पीएससी में विराजमान हो चुके हैं और यूपीएससी के भी मेंस तक निकलने इन्होंने आंसर राइटिंग कर चुके हैं। तो हम सर के सौभाग्य के आने वाले भविष्य के लिए कामना करेंगे कि उनका यूपीएससी का भी उनका सिलेक्शन हो जाए और एक आईएएस के रूप में फिर हम उनको आपके सामने लेकर के आएंगे। और इसमें सर एक और फ्री क्वेश्चन रखना चाहूँगा। जो बच्चों के साथ बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड बातें तो हो गई, मगर एक ज़रूरी बात है जो बच्चों का थोड़ा हम नॉर्मल समाज में जो हमको देखने मिलता है कि अगर आजकल के बच्चे जो हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ये अपनी स्टडी के दौरान पर किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जैसे कि आज जो शब्द उपयोग होते हैं समाज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो समाज शब्द उपयोग कर दिया गया है, तो अगर ऐसे किसी संबंध में आ जाते हैं तो क्या वह प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आना एक उचित समय है या इस टाइम पर केवल पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए या दोनों को लेकर के चल सकते हैं? मतलब क्या इससे जुड़े हुए हैं, क्या आपकी सलाह है कि किस चीज़ पे बच्चों को फोकस होना चाहिए और कैसे उस चीज़ों को बैलेंस करें बच्चे और कहाँ अपना फोकस रखना चाहिए बच्चों को? तो इस पर अपना थोड़ा सलाह दे दीजिए। सर आजकल जो जमाने में ये जो ट्रेंड है काफी बढ़ चुका है सर, और मैंने खुद देखा है मेरे दोस्तों के साथ ही। तो सर ये केस ऐसा है कि जो 1% सक्सीड हो जाते हैं इसको दोनों को मैच करके, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं 99% केसेस में इसका रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। तो 1% एक एक्सेप्शन है सर, और हमें अगर 99% देखा जाए तो वो जो ज्यादा है वो मेजोरिटी, वो थोड़ी सी दोनों को संभालने में, दोनों को बैलेंस करने में इश्यूज होते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करियर बना लेंगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और आपके जो फ्यूचर है आपका बहुत बड़ा बनने वाला है। आप खुद को इस काबिल बनाइए कि दुनिया की सारी खुशियां खुद चल के आपके पास आ जाए। तो पहले आपको अपने काबिल बनाइए, उसके बाद जो खुशियां हैं, बाकी खुशियां वो अपने आप आ जाएंगी आपके पास। तो मेरा यही मानना है सर कि पहले आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। और सर अगर आप ऊंचाइयों पे अगर देखते हैं, अगर आप सबसे अपने लक्ष्य को ऊंचा करके रखेंगे तो आपको वही महान लक्ष्य भी मिलेंगे। और आप अगर वहीं पे रहेंगे, जो कॉमन जिंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर आपकी लाइफ भी कॉमन बन जाएगी। तो दीपक जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई जितना बड़ा आप लक्ष्य रखेंगे आपका व्यक्तित्व भी उतना ही महान होता जाएगा, और जितनी छोटी आप लक्ष्य रखेंगे उतना आपका जीवन सामान्य होता जाएगा। और जैसे उन्होंने बताया यस कि 1% और 90% में, तो पहले एक बहुत अच्छा सा व्यंग्य हम सर से पूछ लेते हैं कि सर आप उस 1% में आते हैं 90% में?
सर मैं तो 90% नहीं आता हूँ सर, उसी की बदौलत मैं आपके साथ में यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा हूँ सर। चलिए, तो 1% 99% होना चाहिए, फिर भी चलिए ठीक है, परसेंटेज छोड़ते हैं क्योंकि मैथ्स का क्लास नहीं है। तो समझ रहे हैं बात को कि सर उस 99% वाले विद्यार्थी में आते हैं, मगर आप लोगों की गलती हो जाती है कि आप उस 1% जो आपकी यूपीएससी में हाल ही में एग्जाम में दिखाया गया कि उनकी बहुत मदद की, उनके साथ जिनके साथ रिलेशनशिप में थे दोस्तों, वो भी बहुत डिपेंड करता है उस 1% की भी सिलेक्शन में बहुत बड़े पॉइंट मैटर करता है सर, कि उनका जो सामने वाला पार्टनर है वो किस कैटेगरी का है। तो उनकी मेंटल स्टेट, उनकी समझ भी बहुत डिपेंड करती है। जो 1% उनके केस में भी, अगर दोनों ही यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, दोनों ही फोकस्ड थे, तो रिलेशनशिप में होने के बाद भी दोनों अचीव करेंगे या कोई एक अचीव करेगा। मगर अगर आप दोस्तों ऐसे किसी को अपना साथी पार्टनर बनाए हैं और उस तरीके से आप सोचेंगे कि जो उस लाइन से जुड़े हुए हैं ही नहीं, जिनको उस लाइन से कोई लेना देना है ही नहीं, जिस लाइन पे जो आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य से उनका कोई संबंध है ही नहीं, और वैसे किसी रिलेशनशिप में आप आएंगे और सोचेंगे उसके बाद मैं अचीव कर लूँ कैरियर को, तो उस 1% में भी आप नहीं आएंगे। तो ऐसे चीज़ों को अपना उदाहरण मॉडल बनाना थोड़ा बंद कीजिए, और जो सर बताएं कि अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि हर चीज़ खुद चल करके आप सबके सामने हाजिर हो जाए। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सर से देखने समझे मिला होगा। और अर्जुना के इस सफलता के सफरनामा की मुहिम आपको कैसी लगी इसके बारे में आप बताइए, और आप भी मेरे साथ पूरे अर्जुना टीम की तरफ से और आप भी सब मिलकर के सर को जरूर कांग्रेचुलेशन दीजिए कि आज ACF के एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिए हैं। साथ ही साथ उनके लिए शुभकामनाएं दीजिए और दुआएं कीजिए कि आने वाले टाइम में कोई कलेक्टर या IAS के पद पर दोस्तों विराजमान होकर के फिर आप सबके सामने आए और अपने अनुभव को आप सबके साथ साझा करें। यहीं पर मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंतिम कुछ शब्द मैं दीपक जी से कहने के लिए कहूँगा। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? सबसे पहले तो सर मैं अर्जुना टीम का और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ सकता हूं, अपने जो विचार है उसको रख सकता हूं। और द्विवेदी सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस जर्नी में बहुत बड़ा मुझे सहायता दिया, और मैं उनसे फ्यूचर में भी जुड़े रहना चाहता हूँ। उनके जो गाइडेंस, उसमें जो मार्गदर्शन मुझे बहुत बड़े गाइडेंस देते रहेंगे फ्यूचर में भी सर। और रही बात बच्चों के लिए सर, तो जीतने का जुनून होना चाहिए, जो लड़ जाए आखिरी सांस तक ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में दम होना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को वीक मत समझिए, हमेशा अपने आप को मजबूत बनाइए। जिंदगी में सफलता मिलेगी, लेकिन आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। जी सर। तो सर ने जो अपनी वाणी दी है, जो अपने लास्ट शब्द दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो बच्चों में छूट गया, एक डाउट होता है, इसलिए उस बात को भी रख लेते हैं हम लोग, फिर अपनी वाणी को हम विराम देंगे और इस सेशन का समाप्त करेंगे। कि सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कि बच्चे सोचते हैं कि मैं CGPSC प्री की तैयारी करूँ या CGPSC मेंस की तैयारी करूँ या CGPSC प्री कम मेंस की तैयारी करूँ या इंटीग्रेटेड दोनों को साथ में तैयारी करूँ, तो क्या बच्चों के लिए सही राह होगा सर, जो बच्चे इस द्वंद से गुजरते हैं उनके लिए? सर मेंस जो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा एनालिटिकल है, और मेंस में आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा ब्रीफली और ज्यादा ब्रॉडली कवर होते हैं। तो आप मेंस को पहले तैयारी कर सकते हैं। मतलब कभी भी सर वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों, जैसे मैं बताया कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको जो नेचर है दोनों बस डिफरेंट है, बट टॉपिक सेम है। आप अगर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट कौन कौन थे उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, और उनके कार्य कौन कौन से हैं वो भी जानना पड़ेगा। तो दोनों को सर आप सामने पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सर, और इससे आपको ना एग्जाम्स को भी स्मूथली कवर करने में और स्मार्टली कवर करने में भी बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। और पहले आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्रॉड पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब प्रीलिम्स का सब समय आएगा सर, उस समय जो आप फैक्चुअल जो टॉपिक्स हैं, जो थोड़े से फैक्चुअल नेचर के हैं, जिसको रटना पड़ता है, वो आप बाद में कर सकते हैं। तो दोनों का इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई होता है सर। और ये मैं यहाँ थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ कि यहाँ प्रीलिम्स को बस अलग से करते हैं और मेंस का अलग से करते हैं। थोड़ा सा वो दिक्कत होती है उसमें सर। जी, तो जैसा सर ने बताया, हम भी उसी रुझान की ओर दोस्तों अग्रसर हैं। अर्जुना की मुहिम बता दें कि हम भी, हमारे यहाँ बैचेस डिमांड की जैसा डिमांड वैसा सप्लाई करना पड़ता है मार्केट की डिमांड पे। और अर्जुना के यहाँ भी आपको प्री के अलग कोर्स मिलेंगे, मेंस के अलग कोर्स मिलेंगे, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं। मगर अर्जुना खुद चाहता है और अपने आने वाले हर बच्चों को सलाह देते हैं कि आप इंटीग्रेटेड कीजिए। मगर बच्चों में द्वंद रहता है, सर इंटीग्रेटेड हम क्यों करेंगे, हमको प्री पे फोकस करना है, हमको वनडे एग्जाम पे फोकस करना है, तो हम केवल प्री करेंगे। तो आप सर के बातों को समझे, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मगर अगर आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो आप उसके ब्रॉडर वे को समझ पाएंगे, उसके सारे आयामों पे आप दोस्तों अपनी नजर रख पाएंगे। और जब आप किसी चीज़ के सारे डायमेंशंस आप टच कर चुके होंगे तो उससे कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे सॉल्व होने ही हैं। तो इसलिए अर्जुना की मुहिम के साथ साथ सर की सलाह भी आप जोड़कर ध्यान रखिए कि इंटीग्रेटेड बैच की ओर आपको कभी ध्यान देना चाहिए, जो दोस्तों मेंस और प्री दोनों को कवर करके चलता हो। और अर्जुना ऐसे बैचेस रन करता है जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और भी बता दूं सर, जैसे कि आप आज यहाँ आए हुए हैं और सर से आप बात करके देखेंगे, सर बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। दोस्तों ऐसा तब हो पाता है जब कोई व्यक्ति अपने पर्सनालिटी पर शुरू से काम किया हो, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई एक दिन का कार्य होता नहीं है।
तो सर अपने पर्सनालिटी को धीरे धीरे क्रमागत रूप से विकसित करते हुए आए हैं। तो सर इसमें आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि अर्जुना सर छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा कोचिंग संस्थान बनने जा रहा है जो न सिर्फ अर्जुना के विद्यार्थी अर्थात किसी भी अन्य विद्यार्थी के लिए, चाहे यूपीएससी वाले हों, चाहे स्टेट पीएससी वाले हों, व्यापम वाले हों, वनडे एग्जाम वाले हों, रेलवे एसएससी, हर विद्यार्थी के लिए अर्जुना बिल्कुल फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आने वाले समय में रन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 स्टेप रखे। बच्चे व्हाट्सएप नंबर में केवल मैसेज करेंगे अपना नाम, एग्जाम कैटेगरी, और उनको आने वाले सेशन से 1 सप्ताह पहले उनको इन्फॉर्म करके बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग देंगे वो आप ही जैसे प्रतिभावान जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो उनके साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। साथ ही साथ उनको जो टीचर्स हैं वो अपने नाम बोलने से लेकर के, खड़े होने से लेकर के, बात करने से लेकर के, वॉइस पिच में कितना गेप हो, कितना उतार हो, कितना चढ़ाव, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देंगे। तो आप इस मुहिम की ओर अपना क्या सलाह देना चाहेंगे? अर्जुना की मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं? सर जो मुहिम जो आपने मुझे बताया, ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही बड़ा एक बेंचमार्क सेट करेगा इस पूरे संस्था को और पूरे बिलासपुर में। और जैसे कि आपने बताया सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर इससे क्या हिस्सा होता है, इससे क्या इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग हो जाता है, आप कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं फील करते हैं, अपने आप को हमेशा सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है सर। तो जैसे कि आपने बताया, ये इनिशिएटिव बहुत ही ग्रेट प्लेटफॉर्म सेट करेगी। और सर साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी पर्सनालिटीज हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज डिफरेंट फील्ड से हैं, नॉट जस्ट स्टडी, जो भी जैसे कि स्पोर्ट्स से हैं, जो यहाँ से जो अच्छा कर रहे हैं सीजीपीएससी या सीजी के स्टेट से, उनके बारे में भी आप बताएंगे और उनको बुलाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करवाएंगे, तो बहुत बड़ा उनके भी पर्सनालिटी से हमारे जो बच्चों हैं उनको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा सर। चलिए, जो दीपक सर की जो सलाह है, चलिए आज ही अर्जुना की ओर से मैं वादा करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट, अधिकारी और बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपके कैरियर कोच हैं, उनको ही बुलाने वाले थे, मगर अब मल्टी डायमेंशनल फील्ड, चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे और किसी कैमरा के हों, चाहे मीडिया के हों, हर एक लोगों से आपको परिचित कराएंगे, ताकि आपके डायमेंशन भी, आपके लिए एक नया कैरियर का ऑप्शन भी खुल सके और आपके हर एक डायमेंशन में सोचने की क्षमता भी बढ़ सके। तो इन सब के साथ एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा दीपक सर से कि दीपक सर, आपने थोड़ा बताया तो जरूर मैं उस पर थोड़ा बच्चों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अर्जुना कि आपके सफर में कितनी महत्व है, अर्जुना ने आपको किस तरीके से मदद किया या किस तरीके से अर्जुना ने आपको गाइड किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रीफली बच्चों को। सर जब मैं सीजी के बारे में आया, जब सीजी में एग्जाम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने और मेरे जो भैया और बाकी दोस्तों ने भी यही बताया कि अर्जुना के जो करंट अफेयर्स है वो बेस्ट है और आपको भी ये पढ़ना चाहिए। और मैंने उनकी बातों को सलाह माना, और आज जब मैं इतने सारे एग्जाम्स निकाला हूं तो मुझे लगता है कि वह जो करंट अफेयर्स का जो मटेरियल था वो मेरे लिए संजीवनी की तरह काम किया। करंट अफेयर्स के जो मटेरियल्स काफी बड़ा रोल प्ले किए मेरे एग्जाम्स के क्लियर करने में। और इंटरव्यू के दौरान हर स्टेज में, चाहे वो आईटीआई प्रिंसिपल हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो एसीएफ हो, तीनों ही इस एग्जाम्स के समय मैं अर्जुना क्लासेस के साथ ही जुड़ा रहा और उनके जो मार्गदर्शन, उनके गाइडेंस से मुझे अपने आप को एक इम्प्रूव करने का मौका मिला, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का मौका मिला। और मैं द्विवेदी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जस्ट केवल फॉर्मल वे में ही नहीं बताया, इनफॉर्मल वे में भी, और मुझे किसी भी समय में मुझे वो गाइड करते रहे और एक मेंटर की तरह उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। और मैं उनके साथ फ्यूचर में भी, जैसे मैंने बताया, फ्यूचर में भी मैं उनके गाइडेंस का बहुत लेते रहना चाहूंगा। उनके गाइडेंस, उनके अनुभव का मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि सीजीपीएससी में अर्जुना क्लासेस का बहुत बड़ा मेरे लिए रोल रहा। और मैं यही बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं और ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ही एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी स्टडी करा रहे हैं, जिससे जैसे कि यहाँ का जो थीम भी है, प्रशासनिक सेवाओं का प्रवेश द्वार, ये आपको विद्यार्थी से अधिकारी बनाने की जर्नी को आप अर्जुना क्लासेस से कर सकते हैं। तो दीपक जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके अर्जुना को अपना समय दिया। और दीपक जी को आपको बता दें कि दीपक जी जरूरी काम से आए हुए थे, फिर कल आकर के सर से भी मिले और आज अपने टाइम में से और कीमती समय में से समय निकाल करके आज आप सबके सामने अपने अनुभव को साझा किए हैं। तो उनके लिए हम भाई अपने अर्जुना टीम की तरफ से और आप सबकी तरफ से दीपक जी को धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय दिया कीमती, और आने वाले समय में सर आप मार्गदर्शन कीजिएगा हमारे बच्चों का, समय निकाल करके कभी कभी आप बच्चों के साथ उपस्थित होइएगा, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को अपना अनुभव साझा कीजिएगा सर। तो इसी के साथ मैं दीपक सर अपनी ओर से, अर्जुना टीम की ओर से अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, आप सबका धन्यवाद देते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप जरूर जितनी बातों को सर ने बोला है उन सब बातों को ध्यान में रख करके ही अपने कैरियर का पूरा प्लानिंग कीजिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की सफलता के सफरनामा मुहिम को हम ये भी समाप्त करते हैं। इसकी पहली कड़ी में आपका स्वागत था और इसका नेक्स्ट कड़ी इस तरीके से आते रहेगा। अगर आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। धन्यवाद।